नमस्ते। सुमन जी, आपका स्वागत है। एक हम इस 2025 में कार्यक्रम कर रहे हैं, चैलेंजेस ऑफ 2025 या चुनौती 2025, एजेंडा 2025, उसका नाम कुछ भी ले लीजिए। भारत के रेफरेंस में पर्यावरण का मैं अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग बात कर रहा हूँ, अर्थशास्त्री से, अर्थशास्त्री की, डिफेंस वाले से। आपसे जरा मैं समझना चाहता हूँ, भारत देश का पर्यावरण की क्या क्या चुनौतियां हैं 2025 की, जो इमीडिएट आपको लगता है कि नहीं, ये तो आप इसको पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, ये आपका एजेंडा होना चाहिए और इस पे काम 1 2 3 4 जो आपके हिसाब से हैं, वो थोड़ा हम लोगों के साथ आप शेयर करिए, सुमन जी। खैर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमारे लिए क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ी समस्या उभर के आई है। और ये क्लाइमेट चेंज समस्या आज नहीं उठी है, भयंकर रूप से बढ़ती चली जा रही है। हमने ध्यान नहीं दिया, या उस तरह से नहीं ध्यान दिया जिस तरह से ध्यान देना चाहिए था। क्योंकि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज बना था 2008 में, बहुत समय पहले, और उसमें लोगों ने राय दी थी कि इन चीजों से किस तरह से निपटना है और किस तरह से हमको एडेप्टेशन, क्योंकि ये तो भूल जाइए कि अब इसको रोका जा सकता है या इसको कम किया जा सकता है, ये संभावना अब खत्म हो चुकी है। अब तो सिर्फ आप चर्चा करिए कि हम इससे निपट कैसे पाएंगे, मतलब मिटिगेशन छोड़ दीजिए, एडेप्टेशन पे बात करिए। और हिंदुस्तान के सामने मेरे समझ में जो सबसे बड़ी समस्या है वो उठेगी कृषि क्षेत्र में और पानी के क्षेत्र में, तो जुड़े भी हैं और अलग भी हैं। अगर आप देखें कि हिमालय के इलाके में क्या हो रहा है, जिस तरह से हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और जिस तरह से तिब्बत में ये सिचुएशन पैदा हो रही है, तो हमारी उत्तर भारत की नदियां तो सब हिमालय से ही निकलती हैं, और उत्तर भारत की जितनी नदियां हैं उन्हीं की सिंचाई होती है हमारी खेती में। एक तो ये बहुत बड़ी समस्या उठ के आ रही है, क्योंकि जो विशेषज्ञों का कहना है और जो जिस तरह से लगता है, दो तीन चीजें हो रही हैं ग्लेशियर्स को लेके। एक तो ग्लेशियर के पिघलने से और जो पीछे हटने से ये ग्लेशियर लेक्स बनती जा रही हैं। अभी जो हाल में उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई है, एक तो आपको याद होगा कि 23 में ही हुई है, जबकि एकदम से बर्फ फूटता है, पानी फूटता है और नीचे की तरफ आता है। आपको याद होगा कि चमोली में भी वो पूरा का पूरा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन था वो लेता हुआ चला गया। ये चीजें होंगी, ये चीजें हम और देखेंगे, क्योंकि ये जो ग्लेशियर लेक्स बनती जा रही हैं, अब अनुमान है कि अभी तक शायद 48 या कुछ ऐसी हैं जो कि गिनी गई हैं। ये फटने से आप सोचिए, अगर टिहरी डैम के पास ये हुआ तो क्या होगा, हमारी क्या रणनीति है, ये होगा तो है ही। हम इससे निपटे कैसे, हमने सेफ्टी सिक्योरिटी गार्ड्स क्या बनाई हैं, कुछ पता नहीं है। दूसरा है कि हम अभी से सोचना शुरू करें, क्योंकि एक दफे जब ये ग्लेशियल रिट्रीट होगा और पिघलेगा, नदियों में पहले तो बाढ़ आएगा, क्योंकि धड़ 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 जब बर्फ पिघलेगी तो बाढ़ आएगा, उसकी बर्बादी होगी। अब आप पूरा का पूरा जो गंगा जमनी का प्लेन है, जो कि हमारी सबसे अच्छी खेती की वही होती है, कम से कम उत्तर भारत में तो सबसे, और हमारा जो व्हीट बोल और राइस बोल जिसको कहते हैं वो वही तो है। अब गंगा जमुना अगर अपनी बांध फाड़ के और वहां पे फ्लड्स कर देंगी, तो आप सोचिए क्या हो सकता है। हमने कोई फ्लड कंट्रोल का कुछ किया है? हमने क्या पानी ऊपर रोकने के लिए कुछ किया है इंतजाम? अभी तक तो उसका कुछ पता नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, ना ही कोई कोशिश की जा रही है, ना ही किसी का ध्यान जा रहा है। जबकि 2008 में आप हिमालयन रीजन के लिए एक एक्स्ट्रा एक्शन प्लान बना चुके थे, और पहाड़ी इलाकों में स्टेट एक्शन प्लान्स बने थे। लेकिन ये हमको एक बहुत बड़ा खतरा दिखता है। जब ये बाढ़ का दौर 2-3 साल में खत्म होगा, तब आपका पानी कहाँ से आएगा? ग्राउंड वाटर तो आप खींच खींच के ट्यूबवेल से बर्बाद कर चुके हैं। तो पानी की समस्या हमको एक बहुत बड़ी उभरती हुई समस्या दिख रही है। पानी की समस्या के साथ ये भी है कि मतलब ये तो हुआ ग्लेशियर्स का पिघलना और नदियों में इस तरह का उथल पुथल होना।
उथल पुथल होने के साथ आपकी कृषि पे जो असर पड़ेगा, वो एक अलग बात है, उस पे भी चर्चा होगी। लेकिन हमारे ग्लेशियर्स के अलावा हमारे मानसून पे क्या हो रहा है? हम तो बिल्कुल ही मानसून डिपेंडेंट है ना। हमारी जो सिंचित हमारी कृषि भूमि जो है, वो तो 35 से 40 तक भी नहीं पहुंच पाती है फीसदी। तो अगर हमारा ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है, हमारे मानसून का कोई अब ठिकाना नहीं है। अब आप हम लोग देखें अगर, तो उत्तर भारत में मानसून जो पहले जून में आता था, सितंबर तक खत्म हो जाता था। अब आप क्या देख रहे हैं? जुलाई तक आता नहीं है मानसून, और अक्टूबर तक खिंचता चला जाता है। तो आपकी सारी जो कृषि की प्रक्रिया है, क्रॉप साइकिल जो है, किसान भटक रहा है, उसके समझे में नहीं आ रहा है कि क्या बोएं और कब बोएं और कैसे करें। कृषि की जो हमारी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, वो किसान को कोई राय नहीं दे रही हैं। ये नहीं कह रही हैं कि अच्छा बुवाई इस वक्त मत करो, उस वक्त करो, लेकिन बुवाई का समय बदलने के लिए आपको बीज भी तो बदलने होंगे। आप जिन बीजों को जून में बोते हैं, वो आप जुलाई में थोड़ी बो पाएंगे। तो ये पानी से जुड़ी हुई, एक तरफ पहाड़ी क्षेत्र का पानी और दूसरी तरफ मानसून में जो उथल पुथल हो रहा है, हम समझते हैं कि इसको हम बढ़ती हुई एक्सेलरेटेड स्पीड से देखेंगे, और अब हम उसका नुकसान और देखते जाएंगे। जो जी पर्वतीय क्षेत्र में नुकसान जो होगा कृषि का, वो तो अपनी जगह है। लेकिन जिस तरह से केदारनाथ वाली बात हुई थी, या चमोली वाली बात हुई थी, जो विष्णुगाड पूरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम ही चला गया था, ये तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन ये हम और आगे चलते देखेंगे। जी जी। मैं सुमन जी, एक चीज इसलिए मैं और आपसे पूछ लूं, देखिए आज देश जहां पे खड़ा है तो पर्यावरण, रक्षा, विदेश नीति, ये सब इंटरलिंक्ड हैं। और आपने नदियों की बात की। अभी एक खबर आई कि जो चीन है वो दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट और सबसे बड़ा बांध बना रहा है, जो हमारी ब्रह्मपुत्रा, जो उनके यहाँ सांगपो है, उनके जो तिब्बत में जब चलती है सांग। और उससे ये कहा जा रहा है कि हमारी नदियों पे बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, हमारे पर्यावरण पे पड़ेगा। लेकिन जिस तरह का हल्ला मचाना चाहिए, वो शायद हमारे कमर्शियल इंटरेस्ट इतने हैं कि हमें लगता है कि चाइना का वो है, उसकी वजह से उस तरह का हल्ला भारत ने मचाया नहीं है। मैं इस पे भी जरा एक छोटी टिप्पणी आपकी चाहूंगा कि आप अपने इमीडिएट कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए लॉन्ग टर्म जो आपका नुकसान हो रहा है उस पर हम क्यों नहीं बोल रहे हैं? बिकॉज आप में हिम्मत नहीं है, इसलिए। अब इसका और क्या कहें? जी इतना सब कुछ हो गया लद्दाख में, इतना सब कुछ हो गया डोकलाम में, क्या किया हमने? हमारे विदेश मंत्री कहते हैं कि अरे हम इतने बड़े देश से क्या भिड़ पाएंगे। तो हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो ये टूटेगा कहर, हम उसकी ना तो तैयारी कर रहे हैं देश के अंदर, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आपने ब्रह्मपुत्र की बात की। जब चीन ने बांध बनाने शुरू कर दिए हैं, वो कल के लिए नहीं इंतजार कर रहे हैं, तो ये कितना समय लगेगा कि ब्रह्मपुत्र का जो पानी हमारे तरफ आता है वो कम होने लगेगा। तो पूरी की पूरी उत्तर पूर्व की खेती, और आते हुए बंगाल और इस इलाके की खेती, जो ट्रिब्यूटरीज आती हैं, उसका क्या होगा? मतलब हम अपनी तरफ से क्या कर पा रहे हैं निगोशिएट करने के लिए? दूसरी तरफ आप इंडस को देखिए, इंडस भी तो पहाड़ से ही आती है। तो जी इंडस वाटर ट्रीटी है हमारी, उसमें पाकिस्तान तो हाय हत्या मचा रहा है कि हमारे पानी का बंटवारा कैसे होगा, और हमको और पानी चाहिए, और हमको ये चाहिए। हम क्या कह रहे हैं? हम क्या एआई करते करते, ना तो हमारी कोई बड़ी काबिलियत है इस वक्त, हम एआई करते करते क्या लोगों का पेट भर देंगे? हम एआई करते करते क्या हम जो हमारे जंगल बर्बाद होते जा रहे हैं, उसको क्या हम दोबारा खड़ा कर देंगे? तो ये जो बिल्कुल इम्बैलेंस है, कहाँ हम टेक्नोलॉजी के भरोसे बैठे अपने अपने फ्यूचर को देख रहे हैं। किस टेक्नोलॉजी के भरोसे? टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, एआई होना चाहिए, उसको हम दोबारा दूसरी तरीके से कहते हैं। एआई उस हद तक होना चाहिए जितना हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं। उसको कंट्रोल कर पाएंगे कि नहीं, वो दूसरी बात है। लेकिन हमारी जो इमीडिएट समस्याएं हैं पानी की, इधर ब्रह्मपुत्र है, उधर इंडस है, उसमें आप क्या कर रहे हैं?
क्योंकि चीन को रोक पाना तो संभव नहीं है। हमने अपनी बुजदिली इतनी इतनी प्रकट रूप से दिखाई है कि चीन भला क्यों डरेगा। तो इसलिए हमको तो दिखता है कि पानी का संकट हमारे सामने सबसे बड़ा संकट भयंकर रूप से उभर रहा है। आपका ना ऊपर से पानी आएगा और नीचे से आपने पानी खींच खींच के धरती में से बर्बाद कर लिया है, तो उसको जी उसको आप दोबारा से पानी भरेंगे कैसे? जी नहीं नहीं सुमन जी, मैं एक चीज और रेखांकित कर दूं दर्शकों को भी याद दिलाने के लिए कि पूरी दुनिया में हम भी कहते हैं कि थर्मल पावर नहीं होना चाहिए, कोयले का प्लांट नहीं लगना चाहिए। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि हमें भी कहीं ना कहीं अब खुद समझना होगा, शिक्षित होना पड़ेगा। बांग्लादेश को बिजली देने के लिए हम गोड्डा झारखंड में एक प्लांट लगाते हैं जहां कोयला ऑस्ट्रेलिया से आता है, तो सारी गंदगी हमारे यहाँ मचाएंगे, सारा प्रदूषण हमारे यहाँ मचाएंगे, नंबर एक। नंबर दो, उसकी जो पानी चाहिए उसको धोने के लिए कोयले को, वो गंगा से खींच के लाएंगे, 100 किलोमीटर दूर से खींच के ला रहे हैं। और जिसकी वजह से वहां संथालों के कुछ गांव प्रभावित हो गए हैं, वो वहां से डिस्प्लेस हो गए हैं। ना केवल वो, गंगा में जो आश्रित हैं लोग, गंगा की उस पे मछलियों पे, गंगा वहां पे पानी कम हो गया। मतलब ये तो पॉलिसी मेकर्स के हाथ में, हम और आप इसमें क्या कर सकते हैं? मैं इस पे भी, क्योंकि पॉलिसी मेकर्स क्या आंख बंद है, या जो वहां पे जो लोग स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं वो बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, क्या उनको दिक्कत है? बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, यही दिक्कत है। लेकिन आपने मछली की बात की, हमारे यहाँ कृषि में सिर्फ धान गेहूं थोड़ी है। हमारे यहाँ मछुआरे भी हैं, हमारे यहाँ जो लोग जानवर रखते हैं वो भी हैं। तो हमारा जो पर्यावरण की बर्बादी जो हो रही है, जिसमें कि कृषि क्षेत्र की बर्बादी की अगर हम गिनती करें, अब हमें मालूम है कि पानी कम होते होते, गंगा का पानी, और तापमान बढ़ते बढ़ते, जो मछलियां जहां मिलती थी अब वो वहां मिलती नहीं है, अब वो ऊपर चली गई हैं, मतलब नदी के ऊपर ठंडे इलाके में जा रही हैं। तो जो मछुआरा समुदाय इधर था गंगा के इस निचले हिस्से में, जो कि उस मछली के आधार पे अपनी अपनी आजीविका बना पाता था, उसका क्या होगा? आपने उसका क्या विकल्प निकाला है? आपने, आपके कृषि अनुसंधान ने, हम कृषि पे बार बार इसलिए आते हैं क्योंकि कृषि प्रधान देश है और हम एक बड़े नाजुक कागार पे हैं। अगर हम अपने आप को खिला न पाए तो जितनी भी हमारी अभी तक की जीत हुई है फूड सिक्योरिटी इत्यादि में, उसका क्या होगा? तो अगर हम कृषि क्षेत्र को प्राइमेसी नहीं देते हैं, हम तो सोलर पैनल के पीछे दौड़े जा रहे हैं। अरे भैया, बत्ती नहीं जलेगी एक दफे तो क्या मर जाएंगे आप? लेकिन खाने को नहीं मिलेगा तो, पीने को पानी नहीं मिलेगा तो। रही बात हमारे मॉडल ऑफ ग्रोथ को अगर लें, तो हमारा एनर्जी का डिमांड कितना होगा और कितना नहीं होगा। एक चीज तो हमको सोचनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी, जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगी। तो क्या हम ये पूरा कर सकते हैं जिस तरह से आज हमारी आकांक्षाएं हैं? अब हमको 15 गाड़ियां भी चाहिए क्योंकि हमारे पास पैसा है। हमको इतना बड़ा मकान भी चाहिए 10 तल्ले का, क्योंकि और हमारे उसमें पास सब में, और नहीं, हर कमरे में एक एक दो दो एसी भी चाहिए, ये भी वो भी एक है। चाहिए। तो आप ये कैलिफोर्निया जो है, जो अभी तो खैर आग की वजह से अभी हर जगह छाया हुआ है, लेकिन कैलिफोर्निया आखिर रेगिस्तान है और कैलिफोर्निया में पानी नहीं है। वो भी ग्राउंड वाटर से सिंचाई करके अपना पूरा हॉर्टिकल्चर डेवलप कर रहे हैं। कुछ साल पहले हमने पढ़ा था कि बिल गेट्स का जो मैंशन है कैलिफोर्निया में, वहां पे काउंटी ने नोटिस भेजा कि आपका पानी जो इस्तेमाल हो रहा है वो आप आगे इतना नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो ये होता है एक पॉलिसी निर्देश जो कि राष्ट्र हित में, पर्यावरण के हित में और सबके हित में सोचता है। आपके पास पानी है तो कि आप मतलब बहाते जाइएगा? अगर आपके पास इतना बड़ा मकान है, आज अगर हम अंबानी जी का सोचे, अंटिला जो है उसमें कितना पानी खर्च होता होगा? समुद्र के तट पे है, तो इसका मतलब पानी की क्या मतलब इफरात है क्या?
तो ये पॉलिसी मेकिंग जो है, अगर आपके रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं तो क्या आप उसको अपोर्शन करेंगे, या आप गाड़ी की लाइसेंस क्यों देते हैं? क्योंकि जितनी ज्यादा गाड़ियां चलेंगी उतना ज्यादा प्रदूषण फैलेगा। प्रदूषण यूं ही जलवायु परिवर्तन से और बढ़ता चला जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि पोल्यूशन और स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, आपके पास उतनी एनर्जी जनरेशन नहीं हो सकती है जी ठीक जिस बात। तरह से आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। तो आपको सीमित करना पड़ेगा। आप एक ही गाड़ी रख सकते हैं, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना होगा, आपका पानी का कोटा इतना है, आप इससे ज्यादा नहीं इस्तेमाल कर सकते। अगर हम ये नीतियां नहीं लाएंगे, पता नहीं हिम्मत है कि नहीं, जिस तरह से हम देख रहे हैं इस ठीक वक्त ठीक। कॉर्पोरेट कंट्रोल, जी तब हम कभी भी बढ़ती आबादी, और आपकी आबादी स्टेबलाइज भले हो गई है लेकिन बढ़ तो रही है ना। जी ऐसा तो है नहीं कि हिंदुस्तान में कोई बच्चा पैदा हो ही नहीं रहा है। जी तो इनकी पूर्ति कैसे होगी अगर जी आप इस पे नियंत्रण अभी से नहीं शुरू करेंगे, नीति के तौर पे, जो कि बिल्कुल इक्विटी और जस्टिस के हिसाब से चलती है। आपका इतना बड़ा घर है, आप कितने लोग हैं, आपको पानी थोड़ा ज्यादा मिलेगा। आप जी अकेले रहते हैं, आपका छोटा घर है, आपको पानी की जरूरत कम है, आप थोड़ा पानी कम इस्तेमाल करिए। तो इस तरह की हमको नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर पॉलिसी का डायरेक्शन करना पड़ेगा। अब कृषि को लेके ही पानी का नियंत्रण जो पंजाब और तराई इलाके में किया गया, जो कि बहुत अच्छी तरह से लागू नहीं हो पा रहा है, वो है गर्मा धान। गर्मा धान वो धान है जो आप जल्दी मार्च में लगा देते हैं ताकि आप बाजार में जल्दी उतार पाए, आपको बाजार में अच्छा पैसा मिल जाता है। लेकिन गर्मा धान होता किससे है? ग्राउंड वाटर से। ग्राउंड तो वाटर। ग्राउंड वाटर जब खत्म होने लगा और हमारे समझ में आने लगा कि नीचे से ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है, ऊपर मानसून का कोई भरोसा नहीं है, तो किसी चीज को तो नियंत्रित करो। मानसून को तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो तो अपनी अपनी तरह से चल रहा है। तो ग्राउंड वाटर को कंट्रोल करो, लेकिन जी कुछ तो पॉलिसी आपको होनी पड़ेगी, जी आपको रखनी पड़ेगी। सुमन जी, मैं एक बहुत छोटा सा प्रश्न, अब चलते चलते क्योंकि समय, बहुत एक छोटी टिप्पणी। देखिए, बहुत सी चीजें जो हम लोग ने बात की वो पॉलिसी मेकर, सरकारी कंट्रोल की बात है, लेकिन एज एन इंडिविजुअल, मतलब व्यक्ति के रूप में भी मैं जरा एक चीज समझना चाहूंगा। प्लास्टिक सबको पता है, हम सब लोग एक अपने घर में भी लेक्चर देते हैं भाई प्लास्टिक का कम यूज करो, कम यूज करो, लेकिन हम सबके घर में प्लास्टिक खूब ठीक से बढ़ रहा है। एक दूसरा, बार बार सुनते हैं कि वो प्लास्टिक का थैला वो वाले बिकेंगे तो उस पर रोक लगे। अरे भाई, उसको बनने ही क्यों दे रहे हो? मतलब अगर पॉलिसी में आप ये क्यों कह रहे हो कि आप प्लास्टिक का नहीं बना सकते? मैं जरा इस प्लास्टिक वाले यूज पे एज अ नागरिक हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए, मैं उस पर जरा एक छोटी टिप्पणी आपकी चाहता हूँ। देखिए, अगर पब्लिक कॉन्शियसनेस नहीं है तो बड़ा मुश्किल है कुछ भी कर पाना। तो दोनों चीजें हैं, मतलब पॉलिसी कंट्रोल होना चाहिए और पब्लिक में भी एक कॉन्शियसनेस होना चाहिए कि हम प्लास्टिक अगर बढ़ाते जाएंगे, हमारी नदियां खत्म होती जा रही हैं, समुद्र में ढेर लगा हुआ है, लेकिन आम नागरिक को समुद्र में जो ढेर लगा हुआ वो दिखता नहीं है, उसकी जिंदगी में उसका कोई असर पड़ता नहीं है। हमारे बच्चों के स्वास्थ्य पे क्या ये असर पड़ रहा है प्लास्टिक प्लास्टिक करना? क्योंकि आखिर हमको ये तो मालूम है ना कि प्लास्टिक लीच करता है खाने में। प्लास्टिक की बोतलें हैं जो हैं जिनमें हम पानी लेके चलते हैं, उसमें बिस्फेनॉल नाम का केमिकल लीच कर रहा है, जिसके कि दुष्परिणामी है हमारे स्वास्थ्य पे। तो हम ये कहेंगे कि इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस एक बात है, सिटीजन एक्शन एक बात है, लेकिन पॉलिसी के ऊपर कोई चीज नहीं है। वो नियंत्रण पॉलिसी को करना ही पड़ेगा, क्योंकि व्यापक रूप से वो नियंत्रण होना होगा, इंडिविजुअल जी लेवल पे नहीं, स्टेट लेवल पे नहीं, वो राष्ट्र लेवल, एक्चुअली ग्लोबल लेवल पे होना है। लेकिन हम कम से कम अपने ही देश की बात कर लें, और हम जाते जाते एक चीज कहेंगे कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसको अब रोकना संभव नहीं है। इसलिए क्योंकि जितने ग्रीन हाउस गैसेस ऑलरेडी हैं ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में, उनको कम करने का एक ही तरीका है और वो है कृषि। उनको कम करने का एक ही तरीका है, वो है हम अपने जंगलात को बढ़ाएं। लेकिन तब भी तब भी स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है ऑलरेडी। हम अगर कल को सारी गाड़ियां खड़ी कर दें, कोई नई गाड़ी चलाए,
कोई एमिशन ना हो, तब भी हम हमारे एटमॉस्फेयर में इतना ज्यादा ग्रीन हाउस गैस का कलेक्शन हो चुका है कि जिस रफ्तार से जलवायु परिवर्तन चल रहा है उसको आप रोक नहीं पाएंगे। तो हमको गंभीर रूप से सोचना है कि एडेप्टेशन की हमारी स्ट्रेटेजीज क्या है। मतलब इस समस्या से निपटने के हमारे पास अभी तक कोई ऐसे विकल्प नहीं दिख रहे हैं जो कि हमको व्यापक रूप से दिखने चाहिए। थैंक सो मच सुमन जी। और मैं चूंकि इसको यहाँ पे मैं क्रमशः बोलूंगा, आपको एक बार और तकलीफ देंगे। जब आप ग्रीन हाउस गैसेस की बात करती हैं, ये आइडेंटिफाइड 6 गैसेस है, सब कुछ पता है, लेकिन जो अभी पेरिस एग्रीमेंट से जिस तरह से अमेरिका ने विड्रॉ किया, मैं उस पर एक अलग एपिसोड करना चाहूंगा, क्योंकि वो एक बहुत ही मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के ऊपर एक तरह से एक बहुत मुश्किल हालात से आने वाली है। उस पर किसी और दिन चर्चा। आज जुड़ के और हम लोगों को इस थोड़ा बेसिक्स बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुमन जी फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।